हम आज बात करेंगे यूनिट 3 जो साइटोलॉजी वाला लेसन है, यूनिट है, उसमें थर्ड लेसन है एंजाइम। हमने 2 लेसन आपको बहुत क्लियर कट पढ़ा दिया। उसमें पहला लेसन था स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, उसके बारे में हमने बता दिया। और एक अन्य लेसन था जिसमें सेल डिवीजन था, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस स्पष्ट रूप से बता दिया। इसमें अब थर्ड लेसन है यूनिट 3 का, जिसका नाम है एंजाइम। क्लियर ना? तो एंजाइम को आप इतने हेडिंग में लिख सकते हैं। सिनॉप्सिस, पहला इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी, सेकंड प्रॉपर्टीज, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, 5 नॉमेनक्लेचर, 6 मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और 7th है फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो 7 जो हेडिंग है उस सिनॉप्सिस में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पहले आप जाते हैं इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी। तो हम बात करें कि जो केमिस्ट्री में आप विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं पढ़ते हैं, ठीक है। तो रासायनिक क्रियाओं में आप देखते हैं क्रियाकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो क्रियाकारक और उत्पाद आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, और कुछ रासायनिक क्रियाओं में आप उत्प्रेरक देखते हैं। क्या देखते हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं आप कि रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो विभिन्न तत्वों के सहयोग से रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि मैं बात करूं सजीवों में, तो सजीवों के अंदर भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक क्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं। और उन जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में 2 महत्वपूर्ण जो सजीवों में पाए जाते हैं 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स, एंजाइम और हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या ध्यान समझना कि सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन जैव रासायनिक में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? एंजाइम। जैसे एक सिंपल सी बात करूं, जब आप रोटी खाते हैं तो आप रोटी में पाया जाता है स्टार्च। क्या पाया जाता है? स्टार्च। आप जैसे ही रोटी खाते हैं तो आपके जो बक्कल कैविटी या मुख गुहा से में लार ग्रंथि है, उस लार ग्रंथि से तुरंत एंजाइम निकलता है जिसको एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। तो यह एंजाइम, क्या नाम है उसका? टाइलिन। टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को किस में बदल दिया? ग्लूकोज में। किस में बदल दिया? ग्लूकोज में, और एंजाइम सुरक्षित रहा। तो मैं आपसे बात करूं कि टाइलिन ने क्या किया, बताएं आप मुझे। ये जैव रासायनिक क्रिया है। इस जैव रासायनिक क्रिया में क्या देख रहे हैं आप? स्टार्च को टाइलिन ने किसे बदल दिया? ग्लूकोज में, और सुरक्षित रहा। तो ये क्या करता है बताओ आप? एंजाइम का मुख्य काम क्या है? जैव रासायनिक क्रिया की दर को उत्प्रेरित करता है या बढ़ा देता है, और अंत में सुरक्षित बचा जाता है। तो जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, 11th से 12th में पहुँचा दूंगा, 12th से फिर कॉलेज में पहुँचा दूंगा, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। तो मैं आपके लिए किसका काम कर रहा हूँ? उत्प्रेरक का काम कर रहा हूँ। आपके जीन की क्रियाविधि को उत्प्रेरित कर रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ पर देखें, स्टार्च जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इस जटिल कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन ने किसे बदल दिया? ग्लूकोज में, और टाइलिन सुरक्षित रहा। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और अंत में सुरक्षित बचे रहते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, प्राचीन समय में भी आपने देखा होगा कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाए जाते थे? वाइन बनाई जाती थी, एथिल अल्कोहल बनाया जाता था। प्राचीन समय में भी आपने देखा होगा कि डबल रोटी में ईस्ट डालकर विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न करते हैं। आपने देखा होगा डोसा में भी जैव रासायनिक क्रिया होती है। आपके शरीर में भी विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पौधों में भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो जैव रासायनिक क्रिया को संपन्न करने में किसका योगदान है? एंजाइम, ठीक है। अब देखते हैं आप, 3 वैज्ञानिक हैं जो इसकी खोज से जुड़े हैं। KBS याद रखेंगे आप, KBS का मतलब है पुणे, जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द दिया। एंजाइम शब्द
किसने दिया? कुहने ने। फिर मैं आपसे एक बात करूं, बकनर ने पहला एंजाइम खोजा जिसका नाम है जाइमेज, और ये जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है? याद रखें, ईस्ट में। तो फर्स्ट एंजाइम किसने खोजा? बकनर ने। किसमें? ईस्ट में। ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक है तीसरे, समनर ने सबसे पहले एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। और कौन से एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया? यूरिएज का। और यूरिएज किसमें पाया जाता है? यूरिन में। तो तीन वैज्ञानिक याद रखेंगे। कुहने एंजाइम शब्द दिया, बकनर ने ईस्ट में पहला एंजाइम जाइमेज खोजा, समनर ने सर्वप्रथम एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी में देखें, एंजाइम याद रखें, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो एसिड। क्लियर है? मैं एक शब्द बोल रहा हूं, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इस शब्द को समझना। सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इसकी प्रकृति कैसे होती है? कोलाइडल प्रकृति। ठीक है। याद रखना, साइटोप्लाज्म की भी प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडल। ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय है अच्छी तरह से विलायक में ना घुल पाए, तो सामान्यतः आप समझें कि वो कोलाइडल विलयन है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडल। मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट अधिकतम होता है। फिर विशिष्टता, हर एंजाइम याद रखेंगे एक निश्चित सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, एक निश्चित क्रियाकारक पर क्रिया करता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, स्टार्च क्रियाकारक है और ये टाइलिन है, एंजाइम है। तो टाइलिन का एक निश्चित सबस्ट्रेट है और वो है स्टार्च। मैं कहूं आपसे कि क्या टाइलिन प्रोटीन पर भी क्रिया करेगा? तो आप बोलेंगे नहीं। अर्थात स्पष्ट हो गया कि ये एंजाइम प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक विशिष्ट क्रियाकारक से ही क्रिया करते हैं। फिर मैं बोलूं पीएच, हर एक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर काम करता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, टाइलिन एंजाइम जो लाल ग्रंथि से निकलता है, और बक्कल कैविटी का जो पीएच है वो क्षारीय माध्यम होता है। तो ये किस माध्यम पर काम करेगा? क्षारीय माध्यम पर। जैसे ही आप स्टमक में पहुँचे तो स्टमक में HCl निकलता है, तो माध्यम हो जाता है अम्लीय। तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है किस माध्यम पर काम करते हैं? अम्लीय माध्यम पर। फिर जैसे ही आप ड्यूडेनम में चले जाए तो ड्यूडेनम का माध्यम फिर से क्या हो जाता है? क्षारीय। जो कौन करता है? याद रखेंगे, बाइल, जूस, पित्तरस। तो मैं कुल मिला के कहूँ कि प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच पर काम करता है। पीएच में परिवर्तन से एंजाइम के गुणधर्म नष्ट हो जाते हैं। संवेदनशीलता, एंजाइम की जो अधिकतम क्रिया होती है, अधिकतम सक्रिय कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो? 25 से 30 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की क्रिया बढ़ती है, लेकिन अधिकतम टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर करने पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं स्ट्रक्चर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए, देखना डिस्ट्रीब्यूशन में आप समझो, ये कोशिका थी। कोशिका में सामान्यतः याद रखना, आपने पढ़ा है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं साइटोप्लाज्म में स्थित जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में जो डीएनए है। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि जो विभिन्न कोशिकांग हैं और उनके द्वारा क्या बनाया गया? एंजाइम। ये कोशिका थी, एंजाइम बना। ये हो सकता है, ध्यान से समझें, कि एंजाइम इसी कोशिका के में क्रियाकारक मिल जाए, कोशिका के अंदर ही क्रियाकारक मिल जाए एंजाइम में को, तो उसकी क्रियाविधि कहाँ संपन्न होगी? कोशिका के अंदर। तो ऐसे एंजाइम को कहते हैं इंट्रासेलुलर। क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर। दूसरे कौन से एंजाइम होंगे? कोशिका के अंदर बने, लेकिन सबस्ट्रेट कहाँ है? क्रियाकारक कहाँ है? बाहर। तो निकल के कहाँ चले गए? बाहर। तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर। तो एंजाइम दो प्रकार से अपनी क्रिया करते हैं, इंट्रासेलुलर
कोशिका के अंदर क्रिया होती है उनकी और कोशिका के बाहर। तो याद रखना जो फंजाई है, कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम निकलते हैं। कीट भक्षी पौधे उनमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम निकलते हैं, अर्थात कोशिका से निकलते हैं और उनको क्रिया कारक कहाँ मिलेगा? बाहर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आप समझें कि सबस्ट्रेट के अंत में, पहला उसका नियम है, सबस्ट्रेट के अंत में क्या लग जाता है? एज। क्रिया कारक के अंत में, जैसे मैं आपसे बात करूं यूरिया पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम होगा यूरिएज। तो क्या लग गया? यूरिया में एज। ऐसे मैं कहूं आपको कि कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम हो जाएगा एमाइलेज। तो पहला नामकरण में क्या है? अंत में एज लग जाता है। तो दूसरी प्रक्रिया है नामकरण की, लाइटिक शब्द लग जाता है एंजाइम के। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं प्रोटीन पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम होगा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं कि लिपिड पर क्रिया करने वाले एंजाइम का नाम हो जाएगा लाइपोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, क्लियर है? तो कुल मिला के दो बहुत महत्वपूर्ण है जो नामकरण का है तरीका, कि लाइटिक और एज, और तीसरा स्वयं अपने से आप लिखना है। तो 3 हेडिंग बना लेना है। अब मैं आपसे बात करता हूं, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है गलती से, मैं ले रहा हूं फिर से स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप समझो कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम में 2 भाग होते हैं, प्रोटीन वाला भाग होता है और नॉन प्रोटीन वाला। पहला आप क्या बात समझें कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एक्सीलेंस स्कूल के सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहना क्या सही है? कुछ बच्चे कमजोर प्रकृति के होते हैं, पढ़ने की उत्सुकता नहीं होती, तो अपवाद है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, लेकिन कुछ एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट, मतलब 2 भाग होते हैं, प्रोटीन वाला भाग और दूसरा भाग होगा नॉन प्रोटीन वाला, कुछ एंजाइम में। ठीक है, अपवाद स्वरूप। तो प्रोटीन वाले भाग को कहते हैं कोएंजाइम, नॉन प्रोटीन वाले भाग को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलके बनाएंगे होल एंजाइम। ठीक है, क्लियर ना? फिर मैं आप बात करूं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो नॉन प्रोटीन वाला भाग है। ठीक है, ये 3 प्रकार से हो सकता है, एक्टिवेटर, ठीक है, कोएंजाइम और कोफैक्टर। तो एक्टिवेटर को समझो आप, एक्टिवेटर के रूप में क्या हो सकता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यदि मान लीजिए नॉन प्रोटीन वाला भाग कार्बनिक या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का बना है तो उसे कहते हैं कोएंजाइम। यदि नॉन प्रोटीन वाला भाग इनऑर्गेनिक का बना है तो उसे कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपकी क्या हो गया? एंजाइम की संरचना। अब मैं बात करता हूं आपसे एंजाइम की क्रियाविधि, जो इंपॉर्टेंट है, कीलॉग थ्योरी, और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल, और फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये 2 पॉइंट की चर्चा अभी जस्ट कर रहा हूं।